हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का संभव बैच में। मैं आपका फैकल्टी जावेद तक एक बार फिर से हम मिल रहे हैं आज के इस सेशन में, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमने प्रारंभ किया है प्रोफेसर रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत की एनसीईआरटी पुराना संस्करण। और पिछले चर्चा में हमने उससे पाषाण काल आदिम जीवन पर एक विस्तृत चर्चा की थी, आपस में हमने डिस्कशन किया था। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले अध्याय पर हम आ रहे हैं, जिसे हम ताम्र पाषाण काल ग्रामीण संस्कृतियां का नाम देते हैं। उस शीर्षक से एक अध्याय है। तो चलिए आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं ताम्र पाषाण काल से, जब मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ, प्रस्तर औजारों के साथ ही साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। और इसी कारणवश उन संस्कृतियों को नाम दिया गया, उनके रहन सहन जीवन शैली को नाम दिया गया है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। और ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ग्रामीण थी, विलेज ग्रामीण संस्कृतियां थी, इसीलिए इन्हें पूरा नाम दिया गया है ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, जो मूल रूप से मुख्यतः 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में फली फूली। और सबसे विशेष बात यह है इन ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों की कि ये नवपाषाण काल और कांस्य युगीन काल के दौरान उनके बीच में एग्जिस्ट करती थी। इनका समय काल मूल रूप से यही रहा है ताम्र पाषाणिक का, नवपाषाण काल से आगे और कांस्य एवं लौह काल के मुख्यतः मध्य में रहा है। तो आप यह कह सकते हैं कि नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद वैदिक संस्कृति, जो लौह युगीन वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति का एक भाग उत्तर वैदिक काल लौह युगीन था। तो कांस्य युगीन और लौह युगीन और नवपाषाण काल के बीच में एक संक्रमण का काल है, जब मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ ही साथ तांबे के औजारों का प्रयोग कर रहा होता है। और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे कि तांबा एक ऐसी पहली धातु थी जिसका प्रयोग मनुष्यों ने प्रारंभ किया था। और तांबे के औजारों को पत्थर के औजारों के साथ ही प्रयोग में लाया गया था। और इसी कारणवश उन देशी ग्रामीण संस्कृतियों को ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां नाम दिया गया है। तो इस पे हम आज की चर्चा को रखेंगे, लेकिन पहले क्विक रिवीजन करते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं कि पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, ताकि एक कनेक्टिविटी बनाना आसान हो जाएगा। तो हमने पिछले लेक्चर में लिया था पाषाण काल। और देखिए, पत्थर के औजारों और आजीविका के साधनों के आधार पर भारतीय पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया हमने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण काल जो लगभग 20 लाख साल के आसपास बैठता है, इसको 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, पत्थर के औजारों और आजीविका के साधनों के आधार पर। जबकि निम्न पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 1 लाख वर्ष पूर्व के बीच में अस्तित्व में रहती है। और इसमें पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया शिकार करने के लिए और अन्य कामों के लिए, और वो बड़े बड़े कोर औजार कहलाए। फिर निम्न पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पूरा पाषाण काल आता है, 1 लाख साल से 40,000 साल पूर्व के मध्य में, जब पत्थर के चपटे और धारदार फलक औजारों का या फ्लैट स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया। और अपर पैलियोलिथिक में आते आते पत्थर के किनारों को खुरच खुरच के दांतेदार बनाया गया और ब्लेड बोलते हैं, ब्लेड,
तो निम्न पुरा पाषाण काल में कोर औजार, मध्य पुरा पाषाण काल में फ्लैक औजार और उच्च पुरा पाषाण काल में ब्लेड औजार, और फिर इसके बाद औजारों के आकार प्रकार, उनके शेप एंड साइज में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। और जब मध्य पाषाण काल में मनुष्य पहुंचता है तो पत्थर के सूक्ष्म छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करने लगता है, क्योंकि शिकार खेलने की पद्धति एवं आजीविका के निर्वहन में परिवर्तन आ रहा होता है। तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ्स आ जाते हैं, पत्थर के छोटे सूक्ष्म औजार उन्हें कहते हैं। और फिर ये 40,000 साल 40,000 साल से 20,000 साल के बीच में तो अपर पैलियोलिथिक होता है, और इसके बाद ये 12,000 साल 10,000 साल पहले के आसपास ये एक छोटू सा संक्रमण काल होता है। किसके किसके बीच में? उच्च पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में ये मध्य पाषाण काल मुश्किल से 2-3 हजार साल का होता है, जब पत्थर के छोटे छोटे सूक्ष्म औजारों का प्रयोग किया गया। और फिर यहां से होते हुए हम नव पाषाण काल में आ जाते हैं। ठीक है, और नव पाषाण काल में देखिए हमने पढ़ा था पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल तक आते आते पत्थर के औजारों और उनकी आकृतियों में बड़ा परिवर्तन आता है, और पॉलिश युक्त नव पाषाण काल तक आते आते पत्थरों को घिस के बड़े चमकदार पॉलिश युक्त पत्थर के औजार बनाए जा रहे थे। और अब मनुष्य नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन की ओर धीरे धीरे करके बढ़ चला था, खाद्य उत्पादन की ओर। और दुनिया का पहला कृषि गांव लगभग 10,000 साल पहले उभरा था पश्चिम एशिया की तरफ, टर्की, सीरिया उधर की तरफ, और गेहूं और जौ की खेती का प्रारंभिक केंद्र बना। जॉर्डन, ईरान, टर्की जैसे क्षेत्रों में पशुपालन, जानवरों का पालन किया जाने लगा। और भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा स्थल है जो नव पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल और वो कांस्य युगीन नगरों की ओर जाने का भरपूर और बेहतरीन एविडेंस देता है। और वो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित एक स्थल मेहरगढ़, जिसका किया जा चुका है। और मेहरगढ़ की खुदाई से हमें जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य और भेड़ बकरियों के पालतू होने के प्रमाण मिलने लगते हैं। और उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत के उत्तरी किनारों से, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और प्रतापगढ़ विंध्य क्षेत्र से किनारों से चावल की खेती के लिए समान रूप से शुरुआती तिथि की संभावना है, यानी कि चावल की खेती के साक्ष्य मिलने लगते हैं। और एक स्थल है जिसे कोल्डिवा कहा गया, कोल्डिवा से चावल की खेती के प्रारंभिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और नव पाषाण काल, अब देखिए जो नव पाषाण काल है यहीं से आगे बढ़ते हुए मनुष्य किधर एंट्री लेगा? ताम्र पाषाण काल में। और ताम्र पाषाण काल, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, नव पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देते हैं। तो नव पाषाण काल तक आते आते बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, जिन्हें नव पाषाणिक संस्कृति कह दिया जाता है सम्मिलित रूप से। जैसे पत्थर के औजार तो हैं लेकिन पॉलिश युक्त होने लगे हैं, खाद्य उत्पादन का प्रारंभ हो चुका है, तरह तरह के मिट्टी के बर्तन, मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, पॉटरीज बन रहे हैं। और अब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आ रहा है, अलग थलग जीवन हो रहा है, सामूहिक रूप से जीवन नहीं जी रहे, यानी कि अब गांव बनने की और गांव बसावट की और मनुष्य अग्रसर हो चुका है। देखिए छोटे और आत्मनिर्भर गांव बन रहे हैं। तो नव पाषाण काल में गांव का बसावट शुरुआत हो चुका है, और जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, लिंग आधारित श्रम विभाजन हमें मिलना प्रारंभ हो चुका है। और इसी में खास बात यह है कि जो पिट मतलब गर्त, तो गर्त आवास के भी नव पाषाण काल से हमें गर्त आवास के भी उदाहरण मिलने लग रहे हैं। खास तौर पे कश्मीर का बुर्ज होम, जहां मकान का मतलब कमरे, वो गड्ढे में जमीन के नीचे बनाए ताकि गर्म रहे, क्योंकि कश्मीर में तो बहुत बर्फबारी, बहुत ठंड होती थी ना।
मतलब अभी भी होती है। अब ये देखिए, मेहरगढ़ का ये उत्खनित स्थल जो हमें क्या लिंक देगा, नवपाषाण, ये हमें लिंक दे देगा, बेहतरीन लिंक दे रहा है कि नवपाषाण काल से अब हम आगे बढ़ रहे हैं ताम्र पाषाण काल की ओर, और ताम्र पाषाण काल से होते हुए हड़प्पा सभ्यता यानी कि नगरीय जीवन की ओर बढ़ चलेंगे। नगरीय जीवन और हड़प्पा सभ्यता वाले तांबे में टिन मिलाते थे। 9:1 के रेशियो में 9 भाग तांबा 1 भाग टिन मिला देते थे और कांसा बन जाता था। तो कांसा तो कोई धातु नहीं हुई, कांसा तो मिश्र धातु ही, एलॉय हुआ और वो काफी कठोर होगी, तो उससे खेती बाड़ी के तौर तरीके में काफी बदलाव आएगा और उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा और नगरीय जीवन, नगरीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। तो हड़प्पा सभ्यता, नगरीय जीवन, इसके पहले ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण। तो ये जो पूरा सीक्वेंस हमें मिल रहा है ना, नवपाषाण काल से होते हुए ताम्र और ताम्रपाषाण काल से होते हुए कांस्य युगीन नगरीय जीवन, और वहां से आगे बढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे के प्रयोग का प्रारंभ हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग का प्रारंभ हुआ। तो फिर लौह युगीन जीवन शैली आ जाएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, और यहां जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, इस तरह की चीजें, और ये मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति, ये मिट्टी का बर्तन, इस तरह के ज्यादातर चीजें हमें हड़प्पा सभ्यता के नगरों से उत्खनन में प्राप्त होंगे। और मजे की बात देखिए ये है कि मेहरगढ़ का यह उत्खनित स्थल हमें इस बात का भी साक्ष्य दे रहा है कि मनुष्य किधर से किधर की ओर गया है। मतलब यह साक्ष्य दे रहा है कि ताम्रपाषाणिक जो देशी ग्रामीण संस्कृतियों के लोग हैं वो कहीं जा रहे हैं, जहां नगरों की बसावट, जहां नगरों का उदय हो रहा है। जैसे हम अगर इसको ये कहें कि इधर इस वक्त में मनुष्य जा रहा था, मेहरगढ़ से मूव कर रहा है, और मेहरगढ़ से ये हड़प्पा सभ्यता के एक शहर में जा रहा है जिसे हम नाम देते हैं मोहेंजोदड़ो, या आम बोलचाल में इसी को मोहनजोदड़ो कह दिया जाता है। और सिंधी भाषा में आप जानते हैं इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा टीला था और ब्रिटिश पीरियड में इसका उत्खनन किया गया था, मोहेंजोदड़ो का। तो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश, ध्यान से बात सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश चारित्रिक विशेषताओं का प्रारंभ, प्रोटोटाइप, वो आपको मेहरगढ़ से मिलने लगेगा। तो मेहरगढ़ वह स्थल है जो यह बता दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर अचानक से नहीं प्रकट हो गए थे, उनका धीरे धीरे करके क्रमिक विकास हुआ था। नगरों का अचानक से बसावट नहीं आता है ना, नगर लंबे समय के बाद बनते हैं, धीरे 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 करके बनते हैं। तो मेहरगढ़ वह उत्खनित स्थल है जिसका एक सिरा, एक छोर नवपाषाण काल से टच कर रहा है, तो अंतिम सिरा टच कर रहा है सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता से। तो जाहिर सी बात है मेहरगढ़ का अध्ययन हमारे लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए। तो लेकिन हमारा आज का यह सत्र सिंधु घाटी सभ्यता पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों पर केंद्रित है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां किसके किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं, नवपाषाण काल से आगे बढ़ते हुए हड़प्पा और लौह काल के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां यानी कि गांव, और ये हमें 6,500-7 हजार वर्ष पूर्व के लगभग मिलना शुरू हो जा रहे हैं। 6,500-7 हजार वर्ष पूर्व के लगभग मिलना शुरू हो जा रहे हैं। और
बीच में आप ध्यान दीजिएगा कि बीच में एक ऐसा दौर आएगा जब देखिए 4600 हमारे से जोड़ते हुए 4600 वर्ष पूर्व से 3900 वर्ष पूर्व, 4600 वर्ष पूर्व से लेकर 3900 वर्ष पूर्व के मध्य उत्तर पश्चिमी भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में नगरीय जीवन आएगा। नगरों के और कम से कम 12 से 15 नगर बसेंगे। 12 से 15 नगरों का उदय होगा। उन्हीं को हम नाम दे देते ना, हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, चान्होदाड़ो, कालीबंगा, पीलीबंगा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोतड़ा, सुतकागेंडोर, राखीगढ़ी, गनवेड़ीवाला, ये शहरों के नाम है किसके? हड़प्पा सभ्यता के। तो हड़प्पा सभ्यता के यानी कि नगरीय जीवन के पहले ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां हैं, ये इनके साथ भी हैं। नगर आने का यह मतलब नहीं होता है कि गांव समाप्त हो जाएंगे। तो ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के आईवीसी के समानांतर भी चलती रहेंगी। आईवीसी के समानांतर भी चलती रहेंगी। शहर बनेंगे, गांव थोड़ी खत्म हो जाएंगे भैया, गांव नहीं ना खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात, गांव से शहर होते हैं, शहर से गांव नहीं होते हैं। तो धन्यवाद दीजिए गांव के लोगों का और अन्नदाताओं का, जिनके वजह से शहरों का अस्तित्व चलता है। तो गांव से शहर का विकास हुआ है, ना कि शहर से गांव निकलते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा। देखिए पूरा इतिहास इस बात का साक्षी, इस बात की गवाही दे रहा है कि नवपाषाण से ताम्रपाषाण गांव, और गांव से फिर जो शहर बने हैं तो उसी को हम नाम देते हैं इंडस वैली या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया ना, तो जब हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन का पतन हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब यही होता है कि अब लोग नगरों में नहीं रह रहे हैं, नगरीय जीवन का पतन हो गया। और जब नगरीय जीवन का पतन हो गया ना, तब पर भी गांव तो थे ही। ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, तो ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के पहले भी थी, हड़प्पा सभ्यता के समानांतर भी थी, और हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के पतन के बाद भी थी। ये तो एलआईसी हो गया, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बिल्कुल वैसे ही है। ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां हड़प्पा के साथ भी, हड़प्पा के बाद भी, लेकिन हड़प्पा के पहले भी, क्योंकि इन्हीं से तो निकली, इन्हीं से तो निकली है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ या नगरीय जीवन का जो विकास हुआ है, तो नगरीय जीवन का विकास कहां से हुआ है? गांव से, गांव से हुआ है ना। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के नगर बने थे ना, तो वो किससे बने थे? किसने बनाया? हड़प्पा सभ्यता के नगर या नगरों का उदय, नगरों का उदय एवं विकास वो कैसे हुआ? अगर कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे बने, तो भैया हड़प्पा सभ्यता के नगर बने हैं ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के विकास से। इन्होंने जब ज्यादा खेती बाड़ी किया, क्या ना, इन्होंने जब ज्यादा खेती बाड़ी किया तब जाकर के बने, यूं ही नहीं बन गए। इन्होंने सरप्लस, इन्होंने अतिरेक उत्पादन किया, सरप्लस उगाया, इन्होंने अतिरेक कृषि किया। और देखिए जब ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के लोगों ने अतिरेक खेती किया, जरूरत से ज्यादा खेती किया, तो खेती जब जरूरत से ज्यादा होगा ना, तो
आदमी व्यापार वाणिज्य शुरू करता है, और जब व्यापार वाणिज्य शुरू करता है तो उसको आदान प्रदान करने के लिए बाजार चाहिए होता है, और वही बाजार कालांतर में 600, 700, 800 साल के बाद वही बाजार एक दिन शहरों या नगरों में रूपांतरित या विकसित हो जाते हैं। तो इन्होंने जो आपस में लेन देन किया, व्यापार वाणिज्य किया, व्यापारिक केंद्र बनाए, मार्केट बनाए, वही मार्केट आगे चलकर कहलाए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा वगैरह वगैरह। तो एक लाइन में निष्कर्ष क्या निकल के आया इस चर्चा का, कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के सतत विकास से हुआ, जब उन्होंने आवश्यकता से अधिक उपज उपजाया तांबे के औजारों से और पत्थर के औजारों की सहायता से। तो यहां तांबा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। तांबा और हड़प्पा कौन सा, ये कांस्य युगीन है ना, कांस्य युगीन। तो तांबा में जब आप टिन मिलाएंगे ना तब कांसा बनेगा, कांस्य युगीन। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है। तो इसके पहले तांबा है, ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए इस अध्याय का पहला 3 लाइन ही प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने यही बताया है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां ये हड़प्पा सभ्यता के पहले भी थी, उन्हीं से तो सभ्यता निकली। हड़प्पा सभ्यता के पहले भी थी, हड़प्पा सभ्यता के समानांतर भी थी, और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी लंबे समय तक ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों का अस्तित्व बना रहा था। यह है क्या ना, अस्तित्व बना रहा था। तो मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ भी आगे हमें मिलेगा सिंधु घाटी की सभ्यता में, उस सब का आद्य प्रोटोटाइप वो मेहरगढ़ में दिखने लगता है, मेहरगढ़ में दिखने लगता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिखना आता था और भाव चित्रात्मक लिपि थी, उसका भी दर्शन हमें कहां हो जाएगा, मेहरगढ़ में हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग अति उत्तम नालियां बनाते थे, जल निकासी प्रणाली बनाते थे, उसका भी दर्शन हमें कहां हो जाएगा, उसका भी दर्शन हमें मेहरगढ़ में हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, उनके दर्शन भी हमें मेहरगढ़ में हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन, उनके दर्शन भी हमें कहां हो जाएंगे, मेहरगढ़ में हो जाएंगे। तो जो कुछ भी आपको आगे चल के हड़प्पा सभ्यता में विकसित स्तर पे बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा, वो प्रोटोटाइप में कहां देखने को मिल जाएगा, मेहरगढ़ में देखने को मिल जाएगा। तो मेहरगढ़ बेलन वैली बलोचिस्तान पाकिस्तान में ये एक मिट्टी के चबूतरे पे बसाया गया था, मिट्टी के चबूतरे पे, ताम्र पाषाणिक गांव था, मिट्टी के चबूतरे पे बसाया गया। 200 हेक्टेयर, और आप समझते हैं 200 हेक्टेयर का मतलब क्या होता होगा, ठीक है ना। हेक्टेयर मुझे ज्यादा नहीं पता, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसका मतलब यह है, इतिहास में समझिए, हम कोई जमीन का मापन जोखन थोड़ी ना कर रहे हैं। तो इतिहास में यह समझिए कि उस जमाने में अगर 200 हेक्टेयर का कोई एक एरिया है जहां पे मकान बने हैं, तो कम से कम 30 से 35 हजार लोग वहां पे रहते रहे होंगे। देखा नहीं है हमने, लेकिन अनुमान तो लग ही जाता है ना, बस्ती का आकार देख करके, मकानों का साइज और नंबर ऑफ हाउसेस, मकानों की संख्या देख करके समझ में आ जाता है कि भैया यहां तो यार 30 से 35 हजार लोग एक जगह पे रह रहे थे। हाँ, बस ये है कि जो मेहरगढ़ के लोग हैं वो आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं कर रहे थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। यानी कि मिट्टी की ईंटें बनाई, धूप में सुखाया, और उन्हीं से मकान, चबूतरे और नालियां वालियां सब बना रहे हैं। हाँ, और आगे चल के हड़प्पा सभ्यता में क्या दिखेगा कि वो आग में पकाई हुई ईंटों का, बढ़िया सुघड़ ईंटों का, वेल शेप्ड ईंटों का, ब्रिक्स का प्रयोग करेंगे। तो मेहरगढ़ में हमें स्थायी कृषि, गेहूं, जौ समेत कम से कम 8 से 9 प्रकार के फसलों को उपजाए जाने का साक्ष्य
प्राप्त होता है। 8 से 9 प्रकार के फसलों को उपजाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। और जो कुछ भी मेहरगढ़ के लोगों ने खेती किया है, ताम्रपाषाणिक मेहरगढ़ के लोगों ने खेती किया, वही खेती आगे चल के हड़प्पा सभ्यता में भी दिखाई देगी, क्योंकि यही वो लोग हैं भैया जो हड़प्पा सभ्यता को उपज दे रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को बना रहे हैं, बसा रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास देशी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों सतत विकास से हुआ है। तो जो कुछ भी आपको हड़प्पा में हम पढ़ेंगे जब आगे, अभी हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे तो देखिएगा यहां की ही ज्यादातर चीजें हड़प्पा सभ्यता में एडवांस्ड वर्जन में होंगी, समुन्नत अवस्था में होंगी। तो स्थायी कृषि, गेहूं व जौ की कृषि, पशुपालन, सांस्कृतिक सातत्य, थोड़ा ज्यादा हो गया हिंदी, सातत्य इंग्लिश बताऊंगा तो समझ जाइएगा ना तुरंत ही, जानता हूं मैं। कॉन्टिन्यूटी समझ गया ना। सातत्य मतलब होता है चलता रहना, लगातार चलते रहना, क्रमिक रूप में सातत्य, कॉन्टिन्यूटी। और परिवर्तन हो गया, ये तो समझ ही रहे होंगे, खैर चेंज। तो कुछ चीजें कंटिन्यू करेंगी इनकी आगे के जमाने में हड़प्पा सभ्यता में, और कुछ चीजें बदल जाएंगी, कुछ चीजें बदल जाएंगी। ईंटों का प्रयोग जारी रहेगा, बदलाव क्या आ जाएगा, कच्ची ईंटों की जगह आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हो जाएगा। तो सातत्य भी है और परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। तो ये लोग स्थायी कृषि और अर्ध यायावर जीवन, मतलब अभी भी घूम रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत शिकार वगैरह भी चल ही रहा है, लेकिन अब मुख्यतः आजीवन किस पे निर्भर कर रहा है, अब निर्भर कर रहा है खेतीबाड़ी पे। लेकिन खेतीबाड़ी तो होती रहेगी मुख्य रूप से, शिकार थोड़ा ना पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाएगा। तो शिकार तो मनुष्य अभी कुछ साल पहले पहले तक लोग किया करते थे, चिड़िया उड़, गांव में तो अभी भी लोग चिड़िया उड़िया मार के निपटा देते हैं, जबकि खाने को कितनी सारी चीजें हैं। अब देखिए मेहरगढ़ इतना महत्वपूर्ण है, मेहरगढ़ 9000 साल पहले से लेकर के, यानी कि नवपाषाण काल, मेहरगढ़ नवपाषाण काल। तो मेहरगढ़ का एक छोर नवपाषाण काल में टच कर रहा है और अंतिम छोर टच कर रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो मेहरगढ़ को हमने 4 चरणों में लिया है, 4 चरण। प्रथम और द्वितीय चरण मेहरगढ़ के नवपाषाणिक चरण हैं। तो शुरुआत मेहरगढ़ के बस्ती की किधर से हो रही है, नवपाषाण से लगातार चली आ रही है। तो 9000 से 7000 वर्ष पूर्व नवपाषाण, और देखिए यहां पर शुरुआती चरण में मेहरगढ़ में अति सूक्ष्म मात्रा में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका है। अति सूक्ष्म मात्रा में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका है। मकान मिट्टी के बनने प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन पत्थर के औजार अभी भी चल रहे हैं, मुख्यतः पत्थर के औजार चल रहे हैं। और शवों को दफनाया जाना, और विशेष बात क्या है कि शव को कमरे के अंदर ही दफना दिया, कमरे के नीचे ही दफना दिया, अलग से बहुत दूर इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। मतलब इमोशनल बॉन्डेज बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं कि अपने प्रियजनों की जब इनकी मृत्यु हो रही है तो घर के, मकान के कमरे के अंदर ही दफना दे रहे हैं, क्योंकि फ्लोरिंग तो कर नहीं रहे, टाइल्स वाइल्स संगमरमर थोड़ी ना लगा रहे हैं, कच्चा है ना सब कुछ। तो कच्ची मिट्टी है, खोदा, डाल दिया कि चलिए साथ रहेंगे, नीचे आप रहिए ग्राउंड फ्लोर पे या सब ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर में हम लोग रह लेंगे, दोनों साथ ही साथ रहेंगे। आप कंकाल के रूप में रहिए, हम मनुष्य के रूप में रहेंगे, कल को हम भी कंकाल हो जाएंगे। नवपाषाणिक चरण, और नवपाषाणिक चरण जब तीसरा चरण मेहरगढ़ का आ रहा है, तो देखिए मेहरगढ़ के प्रारंभिक चरणों में सूक्ष्म मात्रा में तांबा मिल रहा है, यानी कि अब नवपाषाण काल से किधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम मतलब ये लोग नवपाषाण काल से ये बढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण काल की ओर। तो मेहरगढ़ का प्रथम एवं द्वितीय चरण 9000 साल पहले से लेकर के 7000 साल पहले के मध्य क्या साक्ष्य दे रहा है, यह साक्ष्य दे रहा है कि यहां के लोग अब ये नवपाषाण से ताम्रपाषाण की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अति सूक्ष्म मात्रा में ही सही लेकिन तांबे का प्रयोग होने लगा है। औजारों को पॉलिश किया जा रहा है, पत्थर के औजारों को पॉलिश किया जा रहा है, शवों को दफनाया जा रहा है, और मकान बना रहे हैं कच्ची ईंटों के, और रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर
क्या बोलेंगे, आयताकार, आयताकार मकान बन रहे हैं। फिर मेहरगढ़ का जो तीसरा चरण है, थर्ड फेज, तृतीय चरण, ये मेहरगढ़ का तृतीय चरण है, ताम्र पाषाणिक चरण। ये फुल फ्लेजेड ताम्र पाषाणिक चरण है। कैल्को या चैल्को भी आप पढ़ सकते हैं, जो मन में आए वो पढ़ लीजिएगा। कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक पीरियड, हिंदी में कोई नहीं है, एक ही शब्द है, ताम्र पाषाणिक चरण या ताम्र पाषाणिक काल। और यहां पर हमें मिल रहा है कुम्हार का चाक, वो जो गोल गोल पहिया होता है ना, कुम्हार लोग कुंभकारा बोलते हैं, कुंभकार या कुम्हार, जिसको घुमा करके उस पर मिट्टी रख देते हैं और फिर मिट्टी को शेप दे करके घड़ा, सुराही, परई या मिट्टी का बर्तन, ये सब बना लेते हैं। और अब जब ये कुम्हार के चाक से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं ना, तो मिट्टी के बर्तनों पर ये चित्रकारी भी कर रहे हैं। अब इस तरह से चित्रकारी करेंगे। और मान लीजिए पीपल की पत्तियां बनाना हो या बना दिया, या फिर मान लीजिए पीपल की पत्ती ना ही बनाना हो, कुछ और बनाना, तो मान लीजिए अगर मछली उछली तो लोग खा ही रहे हैं, तो इस तरह के डेकोरेशन बना रहे हैं। तो पॉटरी मिल रहा है, मृदभांड बोलते हैं हिंदी में पॉटरी को, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, मृदभांड। और मृदभांडों पर अब ये लोग थोड़ा आर्टिस्टिक क्रिएशन, सजावट वगैरह करना शुरू कर दें। तो पीपल की पत्तियां विशेष तौर पे या जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं। और यही सब कुछ आपको हड़प्पा सभ्यता के नगरों में भी जो मिट्टी के बर्तन बनेंगे ना, वहां पर भी ये सारे चिन्ह मिलेंगे। तो फिर से ये इस बात का सबूत है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बसावट इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी, जो देशी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों के निवासी थे, जिन्होंने कृषि में अतिरेक उपजाया। यही तो समझना है इस बात को ना, कि इस ताम्र पाषाणिक काल को सिर्फ यूं ही पढ़ के नहीं छोड़ देना है, इसको पहले वाले नवपाषाण से और आगे आने वाले हड़प्पा सभ्यता से लिंक करना है। ब्रिज, ये ब्रिज बना रहा है, लिंक का काम कर रहा है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है इस अध्याय की चर्चा में। सिर्फ यूं ही पढ़ने के लिए थोड़ी ना पढ़ा जाता है कि किताब में लिखा हुआ है पढ़ लिया, बात खत्म नहीं होता है, वहीं से बात शुरू होता है। कनेक्टिविटी बनाना होता है, इतिहास में समझना पड़ता है। पुल का काम कर रहे हैं ये ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां। तो तृतीय चरण मेहरगढ़ का ये 7000 से 5000 वर्ष पूर्व के बीच का है। ये विशुद्ध रूप से ताम्रपाषाणिक चरण है। पत्थर के औजार गायब नहीं हुए हैं, बड़ी मात्रा में है, लेकिन अब थोड़ी सीमित मात्रा में ही सही, बड़े पैमाने पर नहीं, सीमित मात्रा में ही सही, तांबे के औजारों का प्रयोग होने लगा है। और फिर चौथा चरण मेहरगढ़ का जो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है ये चौथा चरण, क्योंकि चौथे चरण से हमें साक्ष्य मिल रहा है कि अब ये लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं जहां नगर हैं। इनका पलायन हो रहा है नगरों की ओर, और उन नगरों के लोग तांबे में टिन मिला करके कांसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रॉन्ज, कांसा इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन, और चूंकि नगर है तो नगरीय सभ्यता, और नदी घाटी में है तो नदी घाटी सभ्यता, यही ना। सिंधु नदी तंत्र और सरस्वती नदी तंत्र में ये अधिकांश नगर बने थे। सिंधु नदी तंत्र और सरस्वती नदी तंत्र में हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर थे। इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता को अब नई वाली एनसीईआरटी में, जो एकदम लेटेस्ट एनसीईआरटी 1 महीना पहले क्लास 6 की जो अपलोड हुई है वेबसाइट पे, उसमें इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कर दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की अधिकांश बस्तियां सिंधु नदी तंत्र और सरस्वती या घग्गर हाकरा नदी तंत्र में अवस्थित थे ना। तो मेहरगढ़ का प्रथम एवं द्वितीय चरण नवपाषाण काल का दर्शन करा रहा है, सूक्ष्म मात्रा में तांबा। तृतीय चरण ताम्रपाषाण का दर्शन करा दे रहा है, और चतुर्थ चरण दर्शन करा दे रहा है कि ये मेहरगढ़ के लोग किधर मूव कर रहे हैं। मेहरगढ़ के लोग गांव छोड़ करके अपना अब मोहनजोदाड़ो या चांदुदाड़ो जैसे नगरों की ओर गमन कर रहे हैं, नगरों की ओर जा रहे हैं। तो मेहरगढ़ का अध्ययन प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी का बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है, जो नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण और ताम्रपाषाण से कांस्य युग की तरफ हमें कनेक्ट कर देता है। और ये एकदम शानदार,
मेहरगढ़ का उत्खनन इतिहासकारों के लिए एक वरदान साबित हुआ था, जो एकदम क्रमिक रूप से हमें साक्ष्य दे रहा होता है कि 9000 से 7000 साल पहले मेहरगढ़ में 9 पाषाणिक चरण है, फिर 7000 से 5000 ताम्र पाषाणिक चरण है, और फिर उसके बाद ये नगरीय जीवन की ओर जा रहे हैं। और फिर शुरू होता है विधिवत रूप से 3500 साल पहले ढेर सारे ताम्र पाषाणिक गांव, देशी ग्रामीण संस्कृतियां, जिनको हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दे देते हैं। कहीं पे इन्हें मालवा, कहीं पे कैथा, कहीं पे जोरवे, कहीं पे आहाड़, कुछ कुछ नाम दिया गया है। तो अब कैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल, और इतनी देर से हमने ये लर्न किया, ये सीखा कि ताम्र पाषाण काल बीच में पड़ रहा है नौ पाषाण और कांस्य एवं लौह युग के बीच में पड़ रहा है। तो ये अब ऐसे तो नहीं रह जाएगा आदि मानव, ठीक है ना, ये नहीं रह गए, कपड़े उपड़े पहन रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या कपड़े पहने हैं महाशय, छाल बाल पहन के पत्ती वत्ती निकल आए, बकरी कुरी खा जाए तो और मुसीबत, ठीक है। आदि मानव नहीं रह जाएगा। अब कैल्कोलिथिक में गांव बसावट है ना, तो ये गांव के, ग्राम के व्यक्ति हैं, थोड़ा जोश में आ गए हैं, औजार ले लिए, लेकिन ये औजार जाहिर सी बात है प्रस्तर औजार होगा, लेकिन इन्हें एक चीज पता है, तांबे का प्रयोग इन्हें पता है, इसीलिए खुश हैं कि गुस्से में है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है, पता है इन्हें। तो ये ताम्र पाषाण, और इधर देखिए पैचेस में दिखाए हैं मैंने, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों का एक पैच, एक एरिया, जिसे जोरवे संस्कृति कहा गया है। फिर ये अलग पैच है, ये अलग पैच है, ये अलग। ज्यादातर आपको किधर की तरफ दिख रही हैं ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण बस्तियां? ज्यादातर ये राजस्थान की तरफ दिखाई देंगी, राजस्थान, थोड़ा बहुत गुजरात का पार्ट और महाराष्ट्र, इसी वाले बेल्ट में, क्योंकि इधर तांबे की उपलब्धता रहेगी ना, और राजस्थान का आप जानते हैं खेतड़ी, कॉपर माइंस, तांबे की खाने, तो राजस्थान में तांबे की उपलब्धता होने की वजह से अधिकांश ताम्र पाषाणिक बस्तियां हमें इधर ही नजर आएंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इधर पूर्वी भारत में नहीं है, पूर्वी भारत में भी ये बस्तियां विकसित होती हैं, लेकिन इनकी संख्या कम रहेगी। और देखिए ये है एविडेंसेस, उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, जिनके आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। जैसे ये मिट्टी का बर्तन, बाहर से लाल और अंदर से काला, तो ये हम इसको कहेंगे, नाम दे देते हैं इसे BNRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, और ये तांबा ऑक्सीडाइज होकर के हरा हरा सा लग रहा है, हरा नहीं होता है, ऑक्सीकरण हो गया है, ऑक्सीकरण से हरा हो जाता है। वो जो अमेरिका में है ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो फ्रांसीसियों ने अमेरिकियों को दिया था जब अमेरिकी आजाद हुए थे इंग्लैंड से, अंग्रेजों से, तो फ्रांसीसियों ने गिफ्ट के तौर पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया था उन्हें, ऐसे वो मशाल और एक हाथ में किताब लेकर के। तो वो पहले वो तो तांबे का है ना, तो पहले वो तांबे के जैसे था, फिर अभी वो मूर्ति कैसा हो, हरा हरा दिखाई देता पूरी तरीके से, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ऑक्सीकृत। तो यहां पर भी ये उत्खनन से जब मिला तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मिला। अब देखिए ताम्र पाषाणिक बस्तियां, ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर के औजार, और ताम्र यानी कि तांबे के औजार, युग ताम्र पाषाण तांबा युग या ताम्र पाषाण युग, जिसे अंग्रेजी में बोले तो कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जा रहा है। यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें तांबे जैसी धातु मतलब तांबा ही का उपयोग के साथ साथ
पत्थर के औजारों का सह अस्तित्व है, दोनों साथ साथ इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना। और हम ये समझ गए अब तक के डिस्कशन में कि नव पाषाण काल का अंत होते होते ताम्र पाषाण काल का प्रारंभ हो रहा है और धातु का प्रयोग होने लगा है। और प्रथम धातु जिसका प्रयोग मानव ने किया था वह तांबा ही थी। और तांबे और प्रस्तर औजारों पर आधारित कई संस्कृतियों का उदय हुआ जिन्हें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा गया। और ये देखिए, अब एरियाज देखिएगा, मैंने अभी आपको लोकेट कराया था, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और मध्य भारत में उदित हुई हैं। तो ये मुख्य क्षेत्र राजस्थान से सटा हुआ है, यद्यपि कि पूर्वी भारत और दक्कन की तरफ भी, महाराष्ट्र की तरफ भी इनकी प्राप्ति हुई है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखिए नाम दे दिया गया है आहाड़ और गिलुंड, आहार गिलुंड। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण। तो आहार और गिलुंड संस्कृतियां, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मालवा, कैथा और एरण पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, चंदौली, चंदौली नहीं चंदौली, चंदौली पड़ता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस के पास, चंदौली पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, चंदौली और दायमाबाद ये ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के क्षेत्र हैं। और इनका एविडेंस, इनका साक्ष्य हमें 7000 साल पहले से मिलना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मेहरगढ़ का प्रारंभिक छोर किधर टच कर रहा है, मेहरगढ़ का प्रारंभिक छोर टच कर जा रहा है नवपाषाण काल की तरफ, और वहां से आते आते ताम्र पाषाण काल की तरफ टच कर रहा है, और इसके आगे फिर वो हड़प्पा सभ्यता में मर्ज कर रहा है। तो भारत में ताम्र पाषाण युग या चैल्कोलिथिक एज लगभग 3000 ईस्वी पूर्व ये प्रोमिनेंट फेज है। मिलना ये 7000 साल पहले से ही प्रारंभ हो जा रहा है, लेकिन 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक ये प्रोमिनेंट फेज रहा है इसका, ये ताम्र पाषाणिक काल का, ठीक है। जो देखिए अब कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये नव पाषाण काल के बाद और लौह युग से पहले है, लौह युग से पहले यानी उत्तर वैदिक काल से पहले पहले तक है ये। तो ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व भी हैं, हड़प्पा सभ्यता के समानांतर भी हैं, और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या ना। और इनके सामाजिक जीवन, आर्थिक पहलू और तकनीकी पहलू में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। जबकि तांबे ने औजार बनाने के लिए एक नया माध्यम दिया। तो पत्थर के औजार तो हैं ही हैं, लेकिन पत्थर के औजारों के साथ ही साथ तांबे के औजार भी अब बनने प्रारंभ हो चुके हैं, बनने लगे हैं, ठीक है ना। तो एक नया माध्यम प्राप्त हो जाता है हमें, एक नया माध्यम प्राप्त हो जाता है कि अब औजार तांबे के भी बन जाएंगे और पत्थर के भी औजार बन जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि तांबे की सीमित उपलब्धता के कारण पत्थर के औजारों का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता रहा, व्यापक उपयोग किया जाता रहा, ठीक है। अब देखिए कि तांबे का धातु कर्म, मेटलर्जी, तांबे के धातु कर्म का प्रारंभिक रूप हालांकि सीमित मात्रा में था। तो यहां यह बात स्मरणीय है, यह याद रखिएगा कि ताम्र पाषाणिक काल में तांबे के औजारों का प्रयोग हुआ है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है, सीमित पैमाने पर हुआ है, ठीक है ना। और इसका औजार बनाने की तकनीक पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो तांबे और पत्थर के औजारों के प्रयोग से जब कृषि बढ़ी, खेती बाड़ी बढ़ी ना, तो जो उत्पादन हुआ, कृषि में अतिरेक हुआ,
उसी अतिरेक उत्पादन से नगरीय जीवन का विकास हुआ है। यही इस आज की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए कि ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां। अब ये तांबे के औजार बना रहे हैं और तांबे के औजारों के साथ ही साथ प्रस्तर औजार, और इससे कृषि बढ़ेगी, खेतीबाड़ी बढ़ जाएगी ना। तो कृषि में क्या आ जाएगा? कृषि में अतिरेक उत्पादन होगा, सरप्लस होगा, और जब अतिरेक होगा तो उसका विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा कि गेहूं ले लो और जौ दे दो, या गेहूं और जौ के बदले तांबा दे दो, या कोई कीमती पत्थर दे दो, तो विनिमय होगा। विनिमय के लिए बाजार चाहिए होगा, और कालांतर में यही बाजार किसमें बदलेगा? यही बाजार एक दिन कालांतर में नगर में आ जाएगा, और नगर बनेगा तो नगरीय जीवन का प्रारंभ होगा। और जब नगरीय जीवन का प्रारंभ होगा तो उसे हमने एक नाम दे दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता या नगरीय जीवन का प्रारंभ भैया ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के द्वारा हुआ है। यही तो महत्वपूर्ण बात है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के पहले भी हैं ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियां, सभ्यता के समानांतर भी हैं और सभ्यता के बाद भी हैं। अब देखिए इनकी बस्तियां और आवास, ग्राफिक है, एक्चुअल नहीं हो सकता है फोटो, क्या ना। तो बस्तियां और आवास, अब ये स्पष्ट हो गया कि ये ग्रामीण संस्कृतियां हैं। इतना समझ में आ गया ना कि ग्रामीण संस्कृतियां हैं। तो खेतीबाड़ी तो होगा ही होगा, पशुपालन भी होगा, जहां मछलियां होंगी वहां पर मछलियां भी मार लिया जाएगा, मछलियों को भी खाया जाएगा। तो कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक समुदाय मुख्य रूप से, जाहिर सी बात है, ग्रामीण हैं, ग्रामीण थे और छोटे छोटे गांव में रहते थे। तो जरूरी नहीं है हमेशा छोटे ही गांव में रहे, जैसे मेहरगढ़ बहुत बड़ा है, 200 हेक्टेयर में है, और जो अक्सर नदियों और उपजाऊ क्षेत्रों के किनारे बसे होते, तो बोरिंग करके मोटर थोड़ी ना लगा हुआ है, पानी तो चाहिए ना, और तो पानी चाहिए तो नदियों के आसपास ही बसेंगे ना। तो इनकी बसावट तो ज्यादातर नदियों के आसपास ही मिलेगी। मिट्टी का प्रयोग है, मिट्टी के ईंटें बना रहे हैं, कच्ची ईंटों का प्रयोग, आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग सामान्यतया देखने को इनके यहां नहीं मिलता है, वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगा। तो घर कच्ची मिट्टी के, बेंत और घास फूस से बने होते, ये कच्ची मिट्टी, बेंत और घास फूस से बने घर हैं। और स्थायी कृषि आधारित जीवन शैली है। तो इनकी जीवन शैली नगरीय नहीं है, इनकी जीवन शैली है कृषि आधारित जीवन शैली, कृषि आधारित जीवन शैली है। और बस्तियों को अक्सर किले बंद करना मतलब ऐसे घेरा लगाना, बांस बल्ली से जो भी हो, बाड़ा लगाना, चारों तरफ से बाड़ा लगा करके बस्तियों को घेरा जाएगा। जंगली जानवर भी तो, इनका भी तो शिकार कर देंगे ना, तो इनको भी तो बच के रहना है। ये शिकार कर रहे हैं तो शिकारी कभी कभी खुद ही शिकार हो जाता है ना। तो इनको आवश्यकता है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, बाड़े में रहें। तो जो संगठित सामाजिक संरचना और रक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है, संभवतः संघर्ष या जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, तो स्पष्ट बात है। तो बस्तियां और आवास। फिर आते हैं कृषि और पशुपालन पर, कृषि और पशुपालन। तो कृषि तो इनकी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है ना, क्योंकि ये तो ग्रामीण संस्कृतियां ही हैं। तो कृषि और पशुपालन इनकी आवश्यकता, इनकी आर्थिक
आर्थिक स्थिति को दिखाता है, और ये व्यापार वाणिज्य अभी बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे हैं, सीमित स्तर पे ही करेंगे। तो कृषि और पशुपालन, कृषि ताम्र पाषाणिक अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ था। लोग गेहूं, जौ, मटर, चना, छोले, कुलचे वाला नहीं, कुलचे वाला छोले, छोले कुलचे नहीं बना रहे हैं, छोले कुलचे नहीं, तो गेहूं, जौ और दाल जैसी फसलों की खेती, कम से कम 8-9 प्रकार की फसलों को उपजा रहे हैं। जबकि कुछ कुछ क्षेत्रों में जहां मछलियों की उपलब्धता है तो वहां मछलियां भी निपटा दे रहे हैं, क्योंकि कांटे वाटे मछलियों के मिले हुए हैं, के कांटे मिल रहे हैं, तो मतलब अगर जुगाड़ बन जा रहा है तो मछली भी उसी में निपटा ले रहे हैं। इस तरह के मछलियों के कांटे मिले हैं, तो कांटे मिले हैं मतलब मछली निपटाई गई है। अर्थव्यवस्थाओं की लोग गेहूं, जौ, 9 तरह की फसल, पालतू जानवर हैं जैसे गाय, भेड़, बकरी, इनका पालन, इनका मतलब पशुपालन तो शुरू हो चुका है ना। तो ये देखिए घास फूस और ये सब के मकान है, पशुपालन है, खेती वेती भी चल रही है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ये लोग, तो किलेबंदी करेंगे। किलेबंदी का मतलब यहां पे किला बनाने से थोड़ी ना होगा, बाड़ा लगाने से है, बाउंड्री लगाने से, वो बांस बल्ली और इस सब चीजों का होगा। और रही बात औजार और मृदभांड की, तो वो हम पहले से ही इतनी देर से यही डिस्कशन ही कर रहे हैं, औजार और मृदभांड। तो ताम्र पाषाणिक, लोग पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास ये एविडेंसेस हैं तांबे के औजार और पत्थर के औजारों का। तो पत्थर के औजार वही मध्य पाषाण, नव पाषाण काल वाले हैं, सूक्ष्म औजार और पॉलिश युक्त औजार हैं। तो ताम्र पाषाणिक लोग पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग करते थे, जबकि पत्थर के औजार रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए प्रयोग होंगे। तांबे का उपयोग विशिष्ट औजार, तो तांबा चूंकि बहुत ज्यादा उपलब्धता नहीं है, तो तांबे के औजार विशिष्ट उपयोग के लिए लाए जाएंगे। कुल्हाड़ी, छेनी, मछली पकड़ने का कांटा के लिए किया जाता था। और इस अवधि का एक महत्वपूर्ण पहलू पॉटरी, पॉटरी का मतलब मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन है, और ये काले और लाल मृदभांड भी हैं, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर भी हैं, काले एवं लाल मृदभांड। फिर पेंटेड ग्रे वेयर भी हैं, जैसे उत्तर वैदिक काल में भी आपको क्या मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में भी पेंटेड ग्रे वेयर मिलेगा, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, धूसर मृदभांड। और कुम्हार का चाक, वो पहिया, उस पे बने मिट्टी के बर्तन हैं, तो वो और मिट्टी के बर्तनों पे कारीगरी, उन पे सजावट, पीपल की पत्तियों की आकृतियां उकेरना, मछलियों और ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनाना, इनके सौंदर्य बोध को भी, जो एस्थेटिक सेंस डेवलप कर रहा है ना, वो एस्थेटिक सेंस को भी दर्शा रहा है। और देखिए शिल्प और व्यापार, तो व्यापार तो करेंगे लेकिन सीमित पैमाने पे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूलतः प्राइमरली ये जो लोग हैं ना, ये प्राइमरली ये एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, ये खेती बाड़ी करने वाले देशी ग्रामीण संस्कृतियों के लोग हैं। तो इतना बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना तो है कि आदान प्रदान, वस्तु विनिमय पद्धति से काम चला लेंगे, अपना छोटा मोटा व्यापार कर लेंगे। तो शिल्प और व्यापार, तो ये बीड्स वगैरह, नकली मोती वोती भी बनाते थे, मतलब गले उले में, मुंडी पे, जो भी ये पहनते रहे होंगे, शिल्प और व्यापार। तो ताम्र पाषाणिक समुदायों में विभिन्न शिल्प, जैसे मनका बनाना, मोती, बीड्स बोलते हैं, धातु कर्म, और जाहिर सी बात है वस्त्र उत्पादन। वस्त्र उत्पादन यानी कि कपास भी है और नील भी है, कपास और नील की खेती हो रही है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कपास और नील की खेती के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिल रहे हैं। और अगर मोहनजोदड़ो में कपास और नील कपड़ा मिला है, कपड़ा और उसको नील से किया गया है, ट्रीटमेंट किया गया है, इंडिगो से, तो अगर मोहनजोदड़ो से कपास और नील का साक्ष्य मिला, तो अचानक से थोड़ी ना मोहनजोदड़ो वाले कपास और नील का प्रयोग करने लगे होंगे। वो ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों से कंटिन्यू हुआ है। तो सीमित स्तर पे व्यापार, स्थानीय और लंबी दूरी का, थोड़ा लंबी दूरी तक का व्यापार, दोनों स्तर पे किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ना तो ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों से और ना ही
हड़प्पा सभ्यता के किसी भी नगर के उत्खनन से किसी भी प्रकार का सिक्का या सिक्के, कॉइन्स नहीं मिले हैं। अब तक जितने भी उपलब्ध साक्ष्य हैं हमारे पास, उससे कॉइन्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ताम्र पाषाणी संस्कृतियों से कॉइन्स नहीं मिल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से कॉइन्स नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब बहुत साफ है कि इनकी अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं हुआ है। तो फिर व्यापार कैसे कर रहे हैं? तो अब आप जानते हैं व्यापार कैसे हो रहा है। वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम, एक सामान लो दूसरा सामान दो, वस्तु विनिमय पद्धति पर व्यापार हो रहा है। लेकिन कभी कभार ये व्यापारिक गतिविधियों, लेन देन के लिए कीमती पत्थरों का भी प्रयोग सिक्कों के तौर पर या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के साधनों के तौर पर कर लिया करते थे कि भैया हमको एक बोरिया गेहूं दे दो और मेरे पास ये पड़ा हुआ है पत्थर। क्या, कौन सा पत्थर? मैं भी दिखाता हूं आपको, देखिएगा, ये रहा, ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं। तो कई बार ये आर्थिक लेन देन में इन पत्थरों का प्रयोग आराम से कर लिया करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो सिक्के तो नहीं है, यानी कि अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण किसी भी सूरत हाल में ना तो ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों में हुआ है और ना ही हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ही हुआ है। तो लेन देन हर हालत में वस्तु विनिमय पद्धति पर हो रहा है, परंतु बीच बीच में ये लोग कभी ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग विनिमय के माध्यम के तौर पर कर लिया करते थे, जैसे लाजवर्थ पत्थर, लैपिस लाजुली या टर्कॉइज या फिरोजा बोलते हैं। फिरोजा, वो जो एक एक्टर है ना सलमान खान, तो वो हाथ में वो एक बेल्ट पहनता है, उसके बेल्ट में वो हरा हरा जो दिखता है ना, फिरोजा बोलते हैं, टर्कॉइज, फिरोजा। तो व्यापार वाणिज्य हो रहा, स्थानीय लंबी दूरी दोनों स्तरों पर मन के बीड्स, मृदभांड, मिट्टी का बर्तन और धातु की वस्तुएं आदान प्रदान हो रही हैं। फिर कैलकोलिथिक क्षेत्रीय संस्कृतियां, अब नाम दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं संस्कृतियां ताम्रपाषाणिक। तो कहीं पे काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग हो रहा है, कहीं पे चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग हो रहा है, कहीं पे गेरुआ का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से अलग अलग विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग क्षेत्रों में नामकरण कर दिया गया है। जैसे राजस्थान में आहाड़ और गिलुंड, आहाड़ बनास संस्कृति, ठीक है, ये भी ताम्रपाषाणिक ही है, आहार बनास संस्कृति। यह संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बनास बेसिन में स्थित थी और अपने विशिष्ट काले और लाल मृदभांड के लिए, ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल मृदभांड के लिए जानी जाती थी। आहाड़ संस्कृति की अर्थव्यवस्था, इनकी कोई भी संस्कृति और अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही रहेगी, सीमित स्तर पर व्यापार होगा। कृषि, पशुपालन और व्यापार का मिश्रण। तांबे के औजार के साथ साथ भाई पत्थर के औजार होंगे, लेकिन पत्थर के वो औजार माइक्रोलिथ्स होंगे, सूक्ष्म औजार होंगे, पॉलिश युक्त होंगे, ये महत्वपूर्ण बात होगी। ठीक है, तो आहाड़ बनास संस्कृति राजस्थान में, ये भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति। फिर कायथा और मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, और कुछ महाराष्ट्र में भी है और पूर्वी भारत में भी मिले। तो कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, मालवा पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र के पास स्थित थी और अपने गेरुआ, ठीक है ना, वो गाना भी तो हो गया ना, ये तो रंग दे तू मोहे गेरुआ। तो गेरुआ का मतलब होता है, कहां गया गेरुआ, गेरुआ हो गया ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, आयरन के ऑक्साइड्स, गेरू, रंग दे तू मोहे आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। लोहा नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, लोहा नहीं बोला मैंने, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के लिए जानी जाती। बस्तियां आमतौर पर नदी के किनारे तो होंगी भैया, बोरिंग नहीं है, मोटर नहीं है, और लोग कृषि और पशुपालन कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीण संस्कृतियों के लोग हैं। फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मालवा संस्कृति, तो कायथा, मालवा और इस संस्कृति के लोग
मोटी दीवारों वाली मृदभांड, मतलब मृदभांड इनके मोटे हैं, ठीक है। और विशिष्ट आकार, बड़े भंडारण वाले जार, तो बड़े बड़े मिट्टी के मटके बना रहे हैं जिसमें अन्न भंडारण किया जाता होगा, और कटोरे वगैरह बना रहे हैं। और मालवा संस्कृति एक जटिल निवास पैटर्न था। निवास पैटर्न है इनका बड़ा अलग मिल रहा है, और इनके मकान देखने पर ऊंच नीच का भाव समझ में आता है। इनके समाज में सामाजिक स्तरीकरण दिखाई दे रहा है, ये पता चल जाता है। और शिल्प विशेषज्ञता है, जैसे मन के बनाने का प्रमाण भी हमें मालवा संस्कृति से मिलता है। और फिर महाराष्ट्र में जॉर्वे संस्कृति, ठीक है। तो जॉर्वे संस्कृति महाराष्ट्र अच्छी तरह से नियोजित बस्तियां, ये प्लान्ड तरीके, देखिए ये प्लान्ड बना रहे हैं, प्लान्ड तरीके से, प्लान्ड सेटलमेंट्स, ठीक है ना, सुनियोजित नगर बना रहे हैं, सुनियोजित नगर नहीं कह रहा हूं, सॉरी, सुनियोजित बस्तियां बसा रहे हैं। और यही फिर सुनियोजित बस्तियां आगे चलकर सुनियोजित नगरों में विकसित होंगे, सुनियोजित नगर। और यही सुनियोजित नगर आपको कहां दिखाई देंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई देने लगेंगे। तो जो कुछ भी आपको आईवीसी में दिखाई देगा ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सब यहीं से होकर के जा रहा है, वहां कुछ अलग से बहुत चीजें नहीं हो रही हैं, वो वही इन्हीं का एडवांस्ड वर्जन है। तो कैल्कोलिथिक का एडवांस्ड वर्जन को ही हम क्या नाम देते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम देते हैं। तो जॉर्वे संस्कृति अपनी अच्छी तरह से नियोजित बस्तियों और मिट्टी के बने घरों के लिए प्रसिद्ध है, जो अधिक संगठित सामाजिक संरचना जटिल हो रही है, वो बस्तियों में झलक रहा है, ठीक है। और जॉर्वे संस्कृति के मृदभांड चमकदार सतह, चमकीले हैं, और उकेरे गए डिजाइन इनकी विशेषता है। और इसके अलावा देखिए, पूर्वी चालकोलिथिक या ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया, उधर कम है। और राजस्थान और जो खेतड़ी कॉपर माइंस है, उसके आसपास इनकी संख्या और संकेंद्रण ज्यादा मिल रहा है। तो पूर्वी भारत की चालकोलिथिक संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार के मृदभांड, जैसे काले और लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर और ग्रे वेयर शामिल हैं। ये समुदाय कृषि और जहां पे मछली पकड़ने का स्कोप है, मछली पकड़ने का अभ्यास करते थे, जो मिश्रित आजीविका और अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है। अभी देखिए सामाजिक और आर्थिक जीवन देखिए, तो सामाजिक स्तरीकरण दिख रहा है। अब मृदभांड का प्रयोग है, ठीक है ना, मकानों का पैटर्न है, कब्र कैसे बन रही है, कच्ची कब्र है कि पक्की कब्र है, अच्छी कब्र है कि खराब कब्र है। अगर कोई संभ्रांत आदमी है, अमीर आदमी है, तो उसको ईंटों वाले बढ़िया से कब्र में डाला जा रहा है। गरीब आदमी उठा के ले भैया गड्ढे में डाल दिया, चलो निकलो यहां से। तो ये पैटर्न हमें मिल रहा है, यहां पे देखिए सब मिल रहा है ना, ये बड़ा अच्छे से ये और डाला गया इन दो लोगों को, और ये ईंटों का बना हुआ कब्र है। तो विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन और औजार और समाधि प्रथाओं की उपस्थिति उभरते हुए सामाजिक विभाजन को इंगित करती है। सोशल डिवीजन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ऊंच नीच, कुछ व्यक्तियों या परिवारों को बेहतर औजार, आभूषण और मृदभांड, और कुछ को कम। तो ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को दर्शा रहा है। जो समाधि प्रथाएं हैं, कई बार डेड बॉडीज को एक्सटेंडेड, विस्तृत शवाधान किया गया है। सिर रखा उत्तर की तरफ, पैर कर दिया दक्षिण की तरफ, एकदम एक्सटेंडेड। कई बार फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया। और कई बार कब्र अच्छी तरीके से बनाई, कई बार क्या है ऐसे खुले में छोड़ दिया, चील कौवे गिद्ध खा गए, हड्डी वड्डी बचा, छोटा सा गड्ढा खोदा, लाके डाल दिया गड्ढे वड्ढे में हड्डियां, ऐसे भी चल रहा है। तो विभिन्न प्रकार की समाधि प्रथाओं, जैसे कि विस्तारित एक्सटेंडेड बिरियल, आंशिक अंश समाधि फ्रैक्शनल बिरियल, वही छोड़ दिया खुले में, चील कौवे खाए, हड्डी वड्डी लाके गड्ढे में डाल दिया, फ्रैक्शनल बिरियल का पालन। ये सब आपको आगे चल के हड़प्पा सभ्यता में मिलेगा। कुछ समाधियों में देखिए, कुछ कब्र में मिट्टी के बर्तन रख दिए, मनके रख दिए, कुछ ना कुछ रख दिया गया है, आभूषण रख दिया। तो ये क्या सोच के रखा गया है कि कब्र में बर्तन या सामान रखा जा रहा है,
तो जाहिर सी बात है, ये लग रहा है कि इनके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई मरने के बाद भी कोई ना कोई जीवन है और इसमें रख दो इस आदमी को, आगे अगले वाले जीवन में लोटा वोटा गमछा की, गमछा तो नहीं लेकिन लोटा वोटा और मिट्टी का बर्तन ये सब रखा गया है, तो जरूरत पड़ेगी। और यहीं पे आप देखिए इस वाले इमेज में ये है मिट्टी का मूर्त, मिट्टी की मूर्त है, मिट्टी की बनी हुई। हम इन्हें कहते हैं कि ये मातृ देवी हैं, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां, और ये इनके धार्मिक विश्वास और परंपराओं को दिखा रहा है। तो कई बार मातृ देवी की आकृतियां, कई बार पशुओं की आकृतियां जैसे कुबड़ वाले बैल की आकृतियां, मिट्टी के मॉडल या अन्य प्रतीकात्मक वस्तुओं की उपस्थिति इनके अनुष्ठान, रिचुअल, अनुष्ठानिक प्रथाओं का प्रमाण है। और ये संभवतः प्रकृति पूजा से जुड़े हो सकते हैं या अनुष्ठान से जुड़े हो सकते हैं। ये मान रहे हो कि फर्टिलिटी रिलेटेड बिलीफ्स हैं, उर्वरता संबंधी इनका विश्वास, मां ही जन्म देती है ना, तो मातृ देवी की पूजा, पशुओं, वृक्षों, पीपल के पेड़ की पत्तियों का बार बार अंकन आना, तो हम आज से तुलना करें पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो हमेशा से हमारी संस्कृतियों में पीपल पवित्र रहा है, आज भी है, तो उस जमाने में भी जरूर रहा होगा। और ऐसा लगता है कि पीपल को पवित्र मानने की प्रथा ये पिछले 6-7 हजार वर्षों से क्रमिक रूप से चली आ रही है, अनवरत रूप से सातत्य बना हुआ है। और फिर आर्थिक लेन देन, ये आत्मनिर्भर ग्रामीण संस्कृतियां हैं। एक गांव अपने आप में सफिशिएंट है जीवन जीने के लिए, बाहर से जरूरत नहीं पड़ रही है कुछ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आदान प्रदान हो रहा है। तो व्यापार वाणिज्य चल रहा है, तांबे के औजार, अर्धकीमती पत्थर, मृदभांड जैसे सामानों का व्यापार किया जा रहा है। और व्यापार आमतौर पर वस्तु विनिमय पद्धति पर हो रहा है, लेन देन पर हो रहा है, बार्टर सिस्टम पे। लेकिन कभी कभी ये लेन देन के तौर पे सिक्के तो नहीं मिले हैं, लेकिन ये लैपिस लाजुली या टॉर्कॉइस का इस्तेमाल लेन देन में कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर देखिए एक दौर आया जब ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां धीरे धीरे करके लोप हो गई, खत्म हो गई, विस्थापित हो गई। तो ज्यादातर बस्तियां छूट गई, खाली कर दी गई, और उनको नगरीय जीवन ने प्रतिस्थापित कर दिया। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ये लोग समा गए, मर्ज कर गए। तो कुछ पर्यावरणीय परिवर्तन हमने देखा नहीं है, लेकिन अध्ययन जरूर किया है। तो कुछ पर्यावरणीय परिवर्तन हुए, नदियों के, जिन नदियों के किनारे ये अवस्थित थे, तो नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, तो नदियों ने मार्ग बदला, इनको छोड़ के निकल गई, तो वो बस्ती का लोप हो गया, खात्मा हो गया। तो जलवायु परिवर्तन, बारिश की मात्रा में उतार चढ़ाव, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, या मिट्टी में क्षरण, मृदा में क्षरण के कारण बस्तियां छोड़ दी गई होंगी, और ये संभवतः उन बस्तियों को छोड़ के ज्यादा उपजाऊ वाले क्षेत्रों में चले गए होंगे। तो ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है। प्रौद्योगिकी में चेंजेस आए, परिवर्तन आए हैं, और अब तांबा और तांबे में मिलाया गया है टिन और कांसा, और आगे चल के उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में 3000 साल पहले के आसपास, हमारे से 3000 साल पहले के आसपास लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। तो वैसे भी ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों का ह्रास या पतन होना आवश्यक हो जाएगा, और फिर ये समा जाएंगे, आगे के जो नई चीजें डेवलप करेंगे उनमें समा जाएंगे। तो फिर ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां मर्ज कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चर्चा थी ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों पे, जिनसे हमें कनेक्टिविटी मिलती है नवपाषाण और कांस्य युगीन और लौह युगीन सभ्यताओं को जोड़ने में। तो ये संक्रमण का एक काल था जो ज्यादा लंबा तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चला। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी थे, उनके समानांतर भी थे, और बाद भी थे। और बाद में ये समायोजित हो गए, समाप्त हो गए, पतन हो गया, क्योंकि तकनीक आया, में क्षरण आया, नदियों ने अपना रास्ता बदला, जलवायु परिवर्तन आया, नगरी जीवन आया। तो ये कुछ तो एकोमोडेट कर गए, चेंज हो गए, कुछ पीछे छूट गए। तो ये संक्षिप्त चर्चा थी आज के ताम्र पाषाणिक युग पर और देशी ग्रामीण संस्कृतियों के सामाजिक आर्थिक
और सांस्कृतिक व्यवस्था पर। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगले अध्याय रामशरण शर्मा सर की पुरानी एनसीईआरटी पुराना संस्करण का अगले अध्याय में हम लोग फिर एक दूसरे के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।